जय हिंद, नमस्कार साथियों। वनली वन क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में दोस्तों 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को ऐड किए हैं, जो आप सभी के जीके जीएस में काफ़ी अहम रोल निभाएगा। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो से आप सभी को 4 से 5 प्रश्न आप सभी के एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आप सभी को पढ़ाने वाले हैं इस प्रैक्टिस सेट को, ताकि आप सभी के माइंड में अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, जीवाणु की खोज किसने की थी? अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल पूछा जाए कि बताइए जीवाणु की खोज किसने किया था, तो क्या आप लोगों को मालूम है? तो जान लीजिए दोस्तों, जीवाणु की खोज करने वाले ल्यूविन हुक है। कौन जीवाणु की खोज किसने किया था? तो ल्यूविन हुक ने जीवाणु की खोज की थी। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवाणुओं की कोशिका में क्या नहीं होता है? अगर आप सभी से हम पूछे कि जीवाणुओं की कोशिका में क्या नहीं होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों, सूत्रकणिका ये नहीं होता है। किस में? तो जीवाणुओं की कोशिका में। इसलिए दोस्तों आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है? अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल पूछा जाए कि बताइए मानव आंत में पाए जाने वाला वो जीवाणु कौन सा है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा, एसररिचिया कोलाई हो जाएगा। ये मानव आंत में पाई जाने वाली क्या तो जीवाणु है। तो राइट आंसर दोस्तों आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे वार्गिकी का पिता कहा जाता है? अगर आप सभी से हम पूछे कि इनमें से कौन सा एक है जो वार्गिकी का पितामह कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा, लिनियस को वार्गिकी का पितामह कहा जाता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चाय की पत्तियों की क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? जो दोस्तों चाय की पत्ती होती है उसमें क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, ये जीवाणु का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक होती है? दोस्तों अगर आप सभी से हम पूछे कि नाइट्रोजन यौगिकरण में निम्नलिखित में से कौन सी वो फसल है जो सहायक होती है, तो दोस्तों ये चाय नहीं होता है, गेहूं भी नहीं होता है, मकई भी नहीं होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि फल होता है। फल दोस्तों नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए, यह फसल के लिए बेहद ही सहायक होता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आवश्यक क्या कहलाता है? अगर आप सभी से हम पूछे कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आश्रय क्या कहलाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये वर्णलिक्वक कहलाता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर अगर ये सवाल पूछा जाए कि वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये स्वीडिश के देश के ये वैज्ञानिक था और इसने प्रस्तुत किया था। कौन से देश के? तो स्वीडिश। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी से पूछा जाए कि इनमें से कौन एक स्वपोषी है, तो याद रखिएगा दोस्तों, शैवाल जो है ना दोस्तों, ये स्वपोषी होता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी आप सभी के महत्वपूर्ण निभाएगा, जो कि दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आप सभी को सीधा इसमें से प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप लोग इतना तक देख चुके हैं तो पूरा अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा, ताकि आप सभी के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हो पाए। ठीक है, तो अगला प्रश्न है दोस्तों, शैवाल विज्ञान का किसका अध्ययन कहलाता है? दोस्तों अगर आप सभी से पूछे कि शैवाल जो है ये विज्ञान का किसका अध्ययन कहलाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये शैवाल का ही अध्ययन कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चेचक के टीके का विकास किसने किया था? अगर आप सभी से हम पूछे कि जो चेचक के लिए जो टीके का विकास था ये किसने किया था दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, ये एडवर्ड जेंडर ने किया था। यानी कि जो चेचक का टीका होता है इसका विकास करने वाला कौन था? ये एडवर्ड जेनर था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? जो दोस्तों दूध होता है वो दही में जम जाता है, किसके कारण से, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या दोस्तों, ये लेकोनोटॉक्स के कारण जम जाता है।
तो जो दूध है दोस्तों वो दही में परिवर्तित जो कर देता है ये लियोकोनोस्टोक के कारण जम जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होता है? तो दोस्तों ये विषाणु में क्या एंजाइम नहीं पाया जाता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एड्स का कारण क्या होता है? दोस्तों याद रखिएगा ये एड्स एक क्या है, वायरस है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो दोस्तों विषाणु के कारण होने वाला जो रोग है ये चेचक है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, HIV के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा HIV किस प्रकार का बीमारी है? तो एक वायरस है और ये एड्स के कारण होता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मिट्टी में धान की पैदावार बढ़ाने वाला उपयुक्त जीवाणु कौन सा है? यानी कि दोस्तों जो मिट्टी है उसमें धान है उसमें पैदा करने के लिए मतलब उगाने के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है, जीवाणु कौन सी होती है? दोस्तों याद रखिएगा ये एनाबीना होता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, इबोल क्या है? अगर आप सभी से पूछे कि इबोल क्या है तो याद रखिएगा दोस्तों इबोल एक प्रकार का वायरस होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो दोस्तों ये विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो याद रखें दोस्तों ये ऑक्सीजन का अवशोषण करना इसका कार्य होता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण विषाणु है? अगर आप सभी से पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण का विषाणु है तो याद रखिएगा दोस्तों ये राइजोबियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइजोबियम हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन जैव अवरक के रूप में उपयोग होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों जैव अवरक के रूप में जो उपयोग होता है दोस्तों ये राइजोबियम होता है। ठीक है, नीलहरी सैलाब होता है, एल्जोला होता है और इनमें से सभी होता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एगार एगार किससे तैयार होता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी से पूछा है कि एगार किससे तैयार होता है तो याद रखिएगा दोस्तों एगार शैवाल के द्वारा तैयार होता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा पेनिसिलिन की खोज करने वाला ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? इनमें से कौन एक पौधा है जो प्रदूषण फैलाता है यानी कि प्रदूषण वाला वो पौधा है? याद रखिएगा दोस्तों लाइकेन। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, केल्प प्राप्त होता है किससे? अगर आप सभी से पूछें कि केल्प प्राप्त होता है किससे दोस्तों, याद रखिएगा ये समुद्री सैलावों के द्वारा प्राप्त होता है। क्या? तो केल्प। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, खासरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। जो खासरा बीमारी होता है, रोग होता है, ये किसके संक्रमण के कारण होता है दोस्तों? ये विषाणु के कारण होता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, विषाणु माने जाते हैं क्या? तो दोस्तों विषाणु माने जाते हैं क्या? याद रखिएगा ये सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजेंशन ग्रुप होता है। कौन सा? ये विषाणु। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? अगर आप सभी से पूछे कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था तो याद रखिएगा दोस्तों इवानोस्की था। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? यानी कि जो दूध खट्टा हो जाता है किसके कारण से हो जाता है दोस्तों? ये बैक्टीरिया के कारण हो जाता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एंटीबायोटिक अधिकांश प्राप्त होते हैं किससे? जो एंटीबायोटिक होता है दोस्तों ये अधिकांश किससे प्राप्त होते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों ये जीवाणुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सबसे छोटा जीव है? अगर आप सभी से कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल पूछा जाए कि बताइए सबसे छोटा जीव कौन सा है तो याद रखिएगा दोस्तों माइक्रोप्लाज्मा। यानी कि माइक्रो जो प्लाज्मा होता है दोस्तों ये हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग का जीव होता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विषाणु वृद्धि करता है किस में? तो याद रखिएगा दोस्तों विषाणु जो वृद्धि करता है ये जीवित कोशिकाओं में क्या विषाणु वृद्धि करते रहता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं किसमें? तो दोस्तों एंजाइम जो अनुपस्थित होता है इसमें ये विषाणु में होता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अगर आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल पूछा जाए कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये सेल्यूलोज से बनी होती है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गलकंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा आयोडीन पाया जाता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व क्या है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि आलू में मोजैक रोग का प्रमुख कारण क्या है, तत्वों का कारण क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये विषाणु होता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है दोस्तों? तो याद रखिएगा नीला, हरा, सैलाब ये संबंधित है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, साबूदाना किससे बना जाता है? यानी कि जो साबूदाना हम लोग जो खाते हैं ये किससे बना होता है दोस्तों? किससे बनता है साबूदाना? तो याद रखिएगा दोस्तों ये साबूदाना साइकस के से बना होता है। किससे? तो साइकस से। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, लिटमस किसमें निकलता है? अगर आप सभी से पूछा जाए कि लिटमस किसमें से निकलता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये लाइकेन से निकलता है। क्या? तो लिटमस। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, आभासी फल उदाहरण क्या है? जो आभासी फल के हैं उसके क्या उदाहरण है? तो दोस्तों याद रखिएगा आभासी फल का जो उदाहरण है ये दोस्तों आप सभी का हो जाएगा टमाटर। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, लीची फल खाने योग्य भाग कौन सा होता है? जो हम दोस्तों लीची खाते हैं उसका खाने वाला योग्य भाग कौन सा होता है दोस्तों लीची का? तो याद रखिएगा एरिल होता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ये दोस्तों किस में होता है? साइकस में होता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अनानास किस प्रकार का फल है? जी हाँ दोस्तों, अनानास किस प्रकार का दोस्तों ये फल होता है दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों ये साइकोनस फल होता है। कौन सा? अनानास। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों ये गुद्देदार पुष्पासन खाया जाता है। कौन? नाशपाती वाला भाग। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखिएगा एंथिलोफिल कहा जाता है। कौन सा? तो एंथिलोफिली कहा जाता है। क्या? पक्षियों का परागण की प्रक्रिया को। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? अक्सर आप लोग देखे होंगे कि बरगद के पेड़ पर जो मोटी मोटी टहनियाँ लटकी रहती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों ये स्तंभ मूल कहा जाता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? जो दोस्तों हम लोग आलू खाते हैं, आलू का खाने वाला भाग योग कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों ये तना होता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कार्य क्या होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा नागफनी में प्रकाश संश्लेषण वाला जो कार्य होता है दोस्तों ये पर्णकार्य स्तंभ द्वारा होता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों लास्ट और आखिरी प्रश्न है आप सभी का, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। दोस्तों ये था आप सभी का एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी के 50 ऐसे महत्वपूर्ण को इस वीडियो में कवर करवाए हैं, जो आप सभी के सीधे एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न आप सभी को देखने को मिल सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों मेरी तरफ से जय हिंद।